Assalamu alaikum warahmatullah. This is Mohammad Farouk, lecturer of biology. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो है ना कल का जो लेक्चर था वो था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने फर्स्ट जो लेवल है हमारा वो हमने स्टडी किया था कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। इस लेवल में हमने मैटर को देखा था कि क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स को देखा था कि ये क्या होते हैं, और फिर हमने देखा था एटम्स कि वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और फिर एटम्स के अंदर हमने देखे थे तीन पार्टिकल जिनको हमने कहा था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और जिनको कहा था हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? वो है मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? मॉलिक्यूलर लेवल। तो याद कीजिए कि हमने पढ़े थे एलिमेंट्स। ये ये एलिमेंट्स हमने कहा था 118 है टोटल। इनमें से जो है ना 92 नेचुरल एलिमेंट है, और इनमें से हमने 16 जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हमने कहा था बायो एलिमेंट्स। ये कल हमने पढ़ा था बायो एलिमेंट। तो अब ये एलिमेंट बायो एलिमेंट क्यों कहा था? क्योंकि ये लिविंग बॉडी को बना रहे थे। तो ये जो बायो एलिमेंट है ये किसी भी लिविंग बॉडी में आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते कि कार्बन अलग से पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अलग से पड़ा है बॉडी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक स्टेबल सब्सटेंस बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहते हैं। और वही लेवल आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूल क्या है? इसमें है कि ये जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट आर सिमिलर एलिमेंट्स combine to each other through ionic or covalent bond to form a stable compound. It is called molecule. ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। क्या कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, जिनको यहाँ पे हम बात करेंगे बायो एलिमेंट्स की, जो डिफरेंट बायो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। कैसे? आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड ही है जो उनको जोड़ रहा है। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जरा बताएं मुझे, क्या होता है ये? शाबाश। तो आयनिक बॉन्ड बच्चे वो बॉन्ड होता है जिसमें एटम्स मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं। तो एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोडियम है और मेरे पास क्लोरीन है, तो एक एटम दूसरे को मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और रिजल्ट में इनके दरमियान एक कॉम्बिनेशन हो जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं?
आयनिक बॉन्ड जो दो एटमों में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस से वजूद में आता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं। भाई यहाँ पे अगर मैं कहूँ, वैसे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? आयनिक बॉन्ड बनता है NaCl के दरमियान। अगर मैं कहूँ कि Na इलेक्ट्रॉन जो है ना Cl को दे रहा है, तो हो सकता है अनहोनी हो जाए कि Na और Cl दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ना दें, तो फिर क्या होगा? तो फिर किसी एक बात पर ये राजी होंगे कि हम जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। Na कहेगा कि ले इलेक्ट्रॉन मैं नहीं देता, तू मुझे दे दे। Cl कहेगा नहीं मैं नहीं देता, तुम दे दो। तो दोनों नहीं दे रहे, तो इनमें एक एग्रीमेंट ये भी हो सकता है कि ये कहें ले भाई हम एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होता है? ये मेरे पास Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये Cl है, ये एक और इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इस साइड से मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना Na के 2 कंप्लीट है। अगर मैं उस साइड से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि Cl के दोनों इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। तो हालांकि दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ, वो उसका है और ये इसका है, दोनों ने शेयर किया हुआ है कि किसी तरह हम स्टेबल हो जाए। तो इस तरह के जो बॉन्ड बन रहा है, एक रिलेशन कायम हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। कैसे? या तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इस तरह से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। ये एक मॉलिक्यूल है जो स्टेबल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ही कहते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर लेवल में क्या हुआ? यही डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर के एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया, जिसको हमने मॉलिक्यूल कहा। अब हमने देखा था कि एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स थे, उनमें से 16। तो मॉलिक्यूल, ये तो एक जनरल डेफिनेशन होगी ना मॉलिक्यूल की, कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट है मिले हैं एक स्टेबल कंपाउंड बनाया मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल किसी लाइफ का हिस्सा है, किसी ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, उसकी बॉडी को बना रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? बायो मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? इनको मैं क्या कहूंगा? बायो मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या है? किसी लिविंग बॉडी को बना रहे हैं, उसमें प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल्स का दूसरा है कि इनको हमने डिवाइड करना है, यही जो हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं। तो कैसे डिवाइड करना है? ये हमारे बायो मॉलिक्यूल्स वेट के लिहाज से इनको हमने इनके मैस के लिहाज से डिवाइड कर देना है। बायो मॉलिक्यूल्स को कैसे डिवाइड करते हैं देखिए। Biomolecules, there are two types. One is micromolecules, और second is macro. Macromolecules. तो दो तरह के टाइप आ गए, माइक्रो MIC माइक्रो मॉलिक्यूल और MAC मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इनमें क्या डिफरेंस है देखें, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जरा समझिए इसको। माइक्रो जहां पे भी आएगा इसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो जहां पे भी आएगा इसका मतलब होता है लार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट इनका
क्या होता है, समान, तो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मालिक्यूल, जिनका मालिक्यूलर वेट समान हो। फॉर एग्जांपल आपका पानी हो गया बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया बॉडी के अंदर, तो इनका मालिक्यूलर वेट दूसरे कंपाउंड की निस्बत समान है, तो इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मालिक्यूल। और ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट क्या होता है, लार्ज होता है, या इनकी निस्बत ग्रेटर होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल्स, तो उनमें क्या है, आपकी एग्जांपल्स जो है ना उनमें क्या हो गई कि प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, आपके लिपिड्स हो गए, फैट्स, और यहाँ पे आपके क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च। ये क्या है, ये है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो ये था मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से बायो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स। इनकी एक और तरह से भी टाइप बनाई गई है, वो कौन सी है, वो है, अगर मैं इनकी टाइप दूसरी तरह से करूं, तो मेरे पास आते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और दूसरे आते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए अब ये भी टाइप्स हैं, ये है उनकी कंपोजिशन के लिहाज से, स्ट्रक्चरली जो उनकी कंपोजिशन है उसके लिहाज से ये उनकी टाइप्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो जिनमें दो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियली प्रेजेंट हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक ही वक्त में उसमें मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मेरे पास जितने भी लिपिड्स हैं, फैट्स हो गए मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स हो गए CH2O, मेरे पास अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ग्लाइसरोल वगैरह ये हो गए, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पे एक ही वक्त में दोनों मौजूद होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये दोनों एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दोनों एक नहीं दोनों होने चाहिए, इसेंशियली दोनों होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, बिल्कुल अगर आपको ऑर्गेनिक की आती है तो उसके एंटी करना है, जिसमें ये मॉलिक्यूल दोनों मौजूद ना हो, साथ में दोनों ना आ जाए, या तो हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन हो, कार्बन है तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन है तो कार्बन ना हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो देखें जरा, ये वाटर को मैं इनऑर्गेनिक कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ, शाबाश, इसको मैं इनऑर्गेनिक कह सकता हूँ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आया हुआ है तो कार्बन नहीं है। ये भी मेरा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, कार्बन आया हुआ तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इस तरह के कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्यों भाई, भाई हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन लाजमी तौर पे प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है
ऑर्गेनेली और सेल लेवल। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल में आपको समझाता हूँ जरा कि ऑर्गेनेली और सेल लेवल। देखें, जो हमारा थर्ड लेवल है वो बन रहा है आपका ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो जो मॉलिक्यूल हमारे पास बने हैं जिनको हमने क्या नाम दिया, स्पेशली बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम लाइफ बनाने जा रहे हैं तो मुझे बायो मॉलिक्यूल को ही जो है ना काम में लाना होगा। तो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ये बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल मिल के एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से स्पेसिफिक होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। देखिए ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गेनेली सब सेलुलर स्ट्रक्चर within the cell which is specific for a particular function is called organelle। ये अगर मैं कहूँ मेरे पास ये एक सेल है और ये उसकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, तो उस सेल के अंदर क्या होंगी, ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होंगे। ये उसका न्यूक्लियस भी हो सकता है, समझे, ये यूकेरियोटिक सेल है तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज उसके अंदर होंगी। मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप ऐसे समझ लें। तो ऑर्गेनेलीज क्या है, सब सेलुलर है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जहाँ पे सब का लफ्ज आ जाए तो आपने समझ लेना है कि वो चीज उसका हिस्सा है, उसके अंदर मौजूद है। तो सब सेलुलर, सेल के अंदर मौजूद है स्ट्रक्चर्स, कुछ चीजें, कुछ साख्तें हैं जो उस सेल के अंदर है और एक खास काम के लिए है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनेली कह रहे हैं। अब ये ऑर्गेनेली किस से बनी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे पास एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनेली। तो ये किसकी बनी हुई है, कोई बायोमॉलिक्यूल तो इसको बना रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक खास किस्म के बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई है। राइबोसोम है, वो किसी और बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो हर एक ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल से बनी होगी और उसका फंक्शन भी सेल के अंदर एक पर्टिकुलर होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एक खास काम होगा उसका।
जैसे मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या करती है भाई, ये वो है, इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एनर्जी आपसे पूछ सकते हैं ना, एनर्जी बनाने के जो मकामात हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के जो साइट्स हैं, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो एनर्जी बनाने के मकामात कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर रेस्पिरेशन होती है। और दूसरा है आपका मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, राइबोसोम है, ये भी एक ऑर्गेनेल है, राइबोसोम। तो क्या है, ये एक फैक्ट्री होगी प्रोटीन की, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ये बनाता है। तो देखिए हर ऑर्गेनेल एक जो है ना पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राइबोसोम्स क्या करती है, या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन है, भाई प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स है, वहीं पे प्रोटीन बनती है सारे, फिर आगे जा करके डिलीवर की जाती है कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पे क्या करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी वहीं पे बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन सारे वहीं पे होती है। तो इस तरह ये ऑर्गेनेलीज जब कंप्लीट हो जाती हैं तो उनके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक कवरिंग आ जाती है, और उससे एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, भाई ये एक सेल है। तो सेल क्या है कि जब मैनी ऑर्गेनेलिज, जितनी जरूरत होती है भाई, साफ ज़ाहिर है जितनी जरूरत होगी ना सेल के अंदर, तो जब सारी ऑर्गेनेलिज बन जाती हैं तो उसके अंदर एक कवरिंग सी चढ़ा दी जाती है, एक मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर एक चादर चढ़ा दी जाती है। तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं, सेल, इट इज अ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन, इट इज द कवरिंग, ये क्या है, एक कवरिंग है सेल के ऊपर। और जब सेल बन जाता है, आपको पता है सेल लाइफ को स्टार्ट करता है। यहाँ तक जो हमारे लेवल थे वो ये बयान कर रहे हैं, अगर इनका खुलासा निकालें तो यही बयान होता है यहाँ पे कि सेल कैसे बनता है। ये हमने इतने तक सीखा है, सेल बन गया है तो सेल बन गया, लाइफ स्टार्ट है, क्योंकि लाइफ को कौन बना रहा है, आपका सेल बना रहा है। सेल ही क्या है, सेल की आप डेफिनेशन करें ना, क्या होती है, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या कहीं पे लिखा होता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल ही है जो जिंदगी स्टार्ट कर रहा है, वो छोटी से छोटी इकाई जिससे जिंदगी स्टार्ट होती है। आप इमेजिन करें, आप एक कमरा बनाने लगे हैं तो आप क्या, किससे स्टार्ट करते हैं, ईंट चाहिए आपको, ब्रिक्स चाहिए। तो ब्रिक क्या है, पूरे कमरे को बना रही है। तो पहली ब्रिक जिनको आप जोड़ जोड़ के एक जो ना रूम, एक कमरा बना दिया है, तो वो ब्रिक उस कमरे का यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पे एक इमेजिन करें छोटी सी छोटी इकाई जिससे जिंदगी स्टार्ट हुई, फिर सेल पे सेल, सेल पे सेल, इस तरह से नेचर ने जोड़ जोड़ के एक लाइफ जो है ना बना दी है, वो सेल है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल के अंदर सेल दो तरह के होते हैं, यूकैरियोट भी होते हैं, प्रोकैरियोट भी होते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सेल हमारे पास बन चुका है, सेल की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, मैंने बताई है आपको। तो सेल जो है ना क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक। तो देखें, ये मेरे पास एक सेल है, इसके सेंटर में आपको कुछ दिख रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा, मैं इसको कहता हूं इट इज अ न्यूक्लियस। क्या कहता हूं,
न्यूक्लियस। एक और सेल में बना देता हूँ, इसमें सब कुछ है बड़ा। इसमें क्या है, न्यूक्लियस को कोई और कलर दे देता हूँ। इसमें वो नहीं है। तो सेल दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो, आपने इससे याद करना है, P फॉर प्रोकैरियोटिक। तो नहीं करते हैं आप इसको निकाल दें, इसको न्यूक्लियस को। भाई इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो वो सेल कहलाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। ये सेल कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें क्या आपका न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक, तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएगा, यूकैरियोटिक जो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये दो तरह के सेल होते हैं, और इसी तरह जानदार भी दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे जानदार यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, जिनमें न्यूक्लियस रखने वाले सेल पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इधर फोकस करें, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की समझ आए, तो आप यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस कर सकते हैं। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूक्लियस वाले सेल से बने होते हैं। The organisms which have nucleus are called eukaryotes, and the organisms which have no nucleus, yeah, in which nucleus is absent, तो वो प्रोकैरियोट्स